हाय, मैं शिखा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में टीथिंग प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। हम पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने बच्चों के वो 2 पहले दांतों वाली स्माइल देखने के लिए, लेकिन उन दांतों के साथ आती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ में बहुत कम, लेकिन बहुत कम प्रॉब्लम्स वाले बहुत ही कम पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कि उनके बच्चे के दांत आसानी से निकल गए। मोस्टली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि वैसे तो टीथिंग एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही पेनफुल भी होती है। जनरली ये प्रोसेस 3 से 4 महीने में स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इस एज में बच्चों के जो गम्स होते हैं वो टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो रेडी होने लगते हैं अपने अंदर से छोटे छोटे से दांतों को निकालने के लिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा, बच्चों को इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है और बच्चों को लगता है कि जो भी चीज़ उनके हाथ में आती है सारी चीज़ें बच्चे अपने मुंह में डाल लेते हैं। बच्चों को भले ही वो आपका हाथ हो, बच्चों का हाथ हो या कोई भी चीज़ हो, बेडशीट हो, आपके कपड़े हो, बच्चों के टॉयज़ हैं, सारी चीज़ें बच्चे बस मुंह में डालना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जैसे वो कोई चीज़ मुंह में डाल के चबाते हैं, उनके गम्स प्रेस होते हैं तो उनको बच्चों को बहुत आराम मिलता है उस चीज़ से। वैसे तो टीथिंग प्रॉब्लम्स हर बच्चे में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बच्चों में बहुत कम प्रॉब्लम्स होती है, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। और बच्चों को क्योंकि बच्चे हर एक चीज़ मुंह में डालते हैं इस टाइम पे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन, स्टमक इन्फेक्शन या फिर बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। कई बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है क्योंकि बच्चे खाना पीना बंद कर देते हैं, तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड की डिमांड करने लग जाते हैं क्योंकि फीडिंग में उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, तो बच्चे ब्रेस्ट फीड की भी डिमांड करने लग जाते हैं। कई बच्चों का बहुत ज़्यादा सर तपता है, कई बच्चों को इतना ज़्यादा पेन होता है कि बच्चों को फीवर तक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के लिए आप ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ या बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टीथिंग के टाइम पे बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम्स होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं जिससे कि बच्चा भी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, सारे बच्चों को प्रोसेस से गुजरना ही होता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए कोई भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते हैं। बच्चों को वो पेन किलर नहीं देते हैं जनरली, जब तक कि बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह ना हो या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो गया हो, तब तक डॉक्टर्स भी कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। ऐसी सिचुएशन में अब हम पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, बच्चे की हेल्प कैसे करें। मेरे लिए ये प्रोसेस बहुत लंबी रही क्योंकि आव्या को 4-5 मंथ में आव्या के गम्स बहुत ज़्यादा टाइट होने लग गए थे और वो सारी चीज़ें मुंह में डालने लग गई थी। उसका फर्स्ट टूथ आया, वो आया 10 मंथ पे। तो ये इतना लंबा प्रोसेस, मतलब 5-6 महीने का जो टाइम था ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आव्या इरिटेट रहती थी और सारी चीज़ें मुंह में डालती थी। लेकिन आव्या को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। आव्या को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे उसका टीथ इरप्ट होने वाला होता था तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, खाना पीना बहुत कम हो जाता था उसका। तो इसकी वजह से वो ऑल्टरनेट डेज पे पॉटी करने लग जाती थी। मैंने आव्या के लिए क्या क्या किया जिससे कि टीथिंग वाली जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो सकी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा है, जो कि आप भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके बच्चे की भी ये टीथिंग जर्नी थोड़ी सी कम पेनफुल हो जाएगी और आप बच्चे की हेल्प कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि
हम बच्चे की हेल्प कैसे करें। तो क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, सारी चीज़ें जो भी बच्चों के हाथ में आता है वो चीज़ बच्चा मुंह में डालता है। अच्छी क्वालिटी के टीदर ला के दीजिए जो कि बच्चा आराम से चबा सके। तो अच्छी क्वालिटी के आप बच्चे के लिए टीदर ला के दीजिए। और टॉयज़ भी आप बच्चों के कोई भी ऐसे टॉयज़ बच्चों के आसपास मत रहने दीजिए जो जिनसे कि बच्चा अगर मुंह में डाले तो उसको हार्म हो जाए। स्टफ़ टॉयज़ बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि बच्चे हर एक चीज़ मुंह में डालते हैं और हम कितना भी क्लीन करें डेली हम उनको क्लीन भी नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे उसको मुंह में डाल लेते हैं और उसका रेशा बच्चों के मुंह में चला जाता है, तो बच्चे वॉमिट तक कर देते हैं। तो आप बच्चों को जो रबर वाले टॉयज़ होते हैं, जो छोटे छोटे से टॉयज़ होते हैं रबर वाले, आप बच्चों को वो दीजिए खेलने के लिए। और बस उनको डेली आप गर्म पानी से साफ करते रहिए। आप एक हैबिट बना लीजिए कि जब आप बच्चे को बात दिलाते हैं, सारे टॉयज़ को भी आप समझिए कि बात दिलानी है आपको जी, और उसके बाद बच्चों को खेलने दीजिए। दिन में आपको बार बार वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दिन में एक बार भी वॉश करेंगे तो इनफ है। अगर आप ऐसे करेंगे तो बिलीव मी, स्टमक इन्फेक्शन बच्चों को नहीं हो पाएगा, बच्चों को लूज मोशन नहीं हो पाएंगे एटलीस्ट, और बच्चों को कफ कोल्ड भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कफ कोल्ड भी इसी वजह से होता है, धूल मिट्टी की वजह से होता है। तो बच्चों को अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो बच्चों को आप कफ कोल्ड और लूज मोशन या स्टमक इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसके बाद आप जो बच्चों को इरिटेशन होती है उसके लिए आप अपनी फिंगर को बहुत अच्छे से अपने हैंड वॉश कर लीजिए और फिंगर से बच्चों के गम्स पे मसाज कीजिए। आप इसको दिन में 2-3 बार कीजिए, बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप ठंडा पानी ले लीजिए, एकदम चिल्ड वाटर ले लीजिए। उसमें आप एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले लीजिए सॉफ्ट कॉटन का, और उसको चिल्ड वाटर में आप डिप करके उससे भी बच्चे के गम्स में मसाज कर सकते हैं। इससे भी बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। आप ठंडी गाजर को भी लंबे लंबे पीसेस करके और बच्चों को टीदर के जैसे दे सकते हैं। इसके अलावा आप घर में ही बेसन और आटे को मिक्स करके और ऐसे लंबे लंबे स्टिक्स बना सकते हैं। बस इसका आटा गूँथ लीजिए और इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, मोइन भी कुछ भी नहीं डालना है। तो जस्ट इनको घी में आप फ्राई कर लीजिए, लंबे लंबे पतले पतले ऐसे टीदर जैसे बना लीजिए। इससे भी बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। कई लोग इस टाइम पे ग्राइप वाटर भी देते हैं, जबकि ग्राइप वाटर होता है स्टमक इन्फेक्शन के लिए, गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्राइप वाटर दे सकते हैं। मैंने कभी भी आव्या को ग्राइप वाटर नहीं दिया, मैंने मंगाया था लेकिन मैंने आव्या को शायद 1 या 2 बार ही दिया होगा, उसके बाद ग्राइप वाटर मैंने कभी नहीं दिया है। इसके अलावा कई लोग गम्स की मसाज के लिए हनी का भी यूज़ करते हैं, तो आप वो भी कर सकते। मैंने ग्राइप वाटर का भी यूज़ नहीं किया, मैंने हनी का भी कभी यूज़ नहीं किया, जबकि मुझे कई लोगों ने बोला है। सॉरी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने लेकिन कभी हनी का यूज़ नहीं किया। इसके अलावा मैंने जो सबसे मेन चीज़ होम्योपैथी मेडिसिन है जो मैंने 6 मंथ से आव्या को देना स्टार्ट कर दी थी, बायोकेमिक 21 नंबर। तो ये कैल्शियम टैबलेट्स होती हैं, बहुत मीठी टैबलेट्स होती हैं जो कि मुंह में जाके आराम से घुल जाते हैं और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इनको खाने में। तो आप कैल्शियम टैबलेट्स दे सकते हैं, हमसे भी काफ़ी मुझे लगा कि काफ़ी राहत मिलती है इसको। और बच्चों को आप हाइड्रेट रखिए। उस टाइम पे बच्चे ब्रेस्ट फीड डिमांड करते हैं बार बार, आप उनको ब्रेस्ट फीड कराइए। ध्यान रखिए कि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो पाए, क्योंकि बार क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं या कफ कोल्ड हो जाता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसकी वजह से बच्चों का फिर एपेटाइट बहुत लो हो जाता है और फिर बच्चों का वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो कई बार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो पाए। और अगर आपको लगता है कि बच्चों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि फीवर है, तेज फीवर है, या बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, या बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, तो फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है टीथिंग प्रॉब्लम ना हो, कोई और प्रॉब्लम हो और हम इसको टीथिंग प्रॉब्लम समझ के नेग्लेक्ट कर दे। तो हमको ये चीज़ नहीं करना है। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हूँ।
तो ये था हमारा आज का वीडियो कि जो मैं टीदिंग के दौरान बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक घंटी बनी होगी उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मेरे वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।